नमस्कार साथियों, मैं विक्की कुमार सोनकर, विक्की सोनकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो कि सन 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस समय पे जो सबसे बड़ा एक गहरा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, इसे कौन कौन से एरिया में किस किस तरह से फंडिंग हो रही है और ये कब शुरू हुआ और क्या इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर इकोनॉमिक में। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग भारत में राजनीतिक चंदों को, माफ कीजिएगा, भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग भारत में राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का उद्देश्य राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने के लिए इसे लाया गया था। चलिए ये तो रहा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, कैसा दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप यहां पे साइड में देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। चलिए हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और उसका फिर विश्लेषण करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की विशेषताएं क्या हैं? खरीद और उपयोग, पहला इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहला इसका क्या है, खरीद और उपयोग। इलेक्टोरल बॉन्ड को भारतीय स्टेट बैंक से खरीदा जा सकता है। इसमें केवल वही व्यक्ति या संस्था खरीद सकती है जिनका एक वैध खाता हो और वे भारत के नागरिक या उनकी कंपनी भारत में हो या भारतीय कंपनियां हैं। दूसरा, नामांकन को देखकर समझते हैं। नामांकन को लेकर क्या प्रक्रिया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नामांकन को समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बियरर और बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब कि डायरेक्ट पैसा नहीं होता, एक पेपर होता है जिसको हम किसी को देते हैं, यानी इनमें खरीदार का नाम नहीं होता। इस प्रकार दानदाता की पहचान गुप्त रहती है। अगला, राजनीतिक दलों द्वारा इसका भुनना, यानी इसको राजनीतिक दल को जब किसी ने दे दिया तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। जिन राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किया गया है और जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किए हों, वे इस बॉन्ड को अपने अधिकृत बैंक खाते से भुना सकते हैं। इसकी वैधता के बारे में हम बात करते हैं। इसकी वैधता क्या है? देखिए इसकी वैधता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता 15 दिनों की होती है। इस अवधि के भीतर इसे राजनीतिक दल के खाते में जमा करना आवश्यकता होता है। इसका मतलब यह है कि आज अगर मैंने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो विद इन 15 डे हमने किसी को देना है और वो राजनीतिक दल ले जाके उसे अपने पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। इसके बारे में और कुछ हम समझते हैं, इसकी गोपनीयता के बारे में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत दानदाता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती है, जिससे दानदाता की गोपनीयता बनी रहती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की एक बहुत ही सुनिश्चित खासियत है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर में सन 2018 में गवर्नमेंट को ऐसा क्या लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की जरूरत पड़ी। इसका उद्देश्य को हम समझते हैं। राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता बढ़ाना, नगद चंदे को कम करना और बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से दान को बढ़ावा देना, काले धन के उपयोग को कम करना। ये इसका एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि फीचर के तहत सरकार को ऐसा लगा और इस वजह से वो लेके आए हैं। हालांकि अब इसमें समझते हैं कि इसके थोड़ा सा ड्रॉबैक भी साथ के साथ समझने को। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड की आलोचना भी होती है क्योंकि इसकी गोपनीयता की वजह यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन किस राजनीतिक दल को चंदा दे रहा है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
तो देखा आप किसको आपने एक किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हैं, यह पता इसमें एकदम नहीं चलेगा जब तक कि आप सत्ताधारी दल के साथ न हो। चलिए हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि सन 2018 से पहले गवर्नमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से पहले सरकार में या फिर भारत में किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जाती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भारतीय राजनीति में धन प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपयोग किया जाता था। इनमें से प्रमुख तरीके जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे कैश डोनेशन यानी नगद दान। इसका अर्थ यह है राजनीतिक दलों को नगद में दान मिलते थे। इस दानदाताओं की पहचान छुपी रहती थी और यह प्रक्रिया अक्सर पारदर्शिता की कमी के कारण विवादास्पद रहती थी। मतलब कि कैश किसी को डोनेट कर दिया और वो पता नहीं चलता था कि हमने किसको कैश डोनेट किया। दूसरा था चेक या बैंक ट्रांसफर। कुछ दानदाता राजनीतिक दलों को चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी दान देते थे। इस प्रक्रिया में दानदाता की पहचान स्पष्ट होती थी और कुछ हद तक पारदर्शिता होती थी। तो हमने ये कुछ समझा कि आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और कि क्यों इसको लाने के पीछे क्या मकसद था सरकार का। जो पीछे की जो सरकारें थी वो किस तरह से चंदे का उपयोग करती थी, जो इसमें हमने हटाने। अभी आगे हम बात करेंगे कि इसको आने के बाद भी किस तरह की अब कुछ चीजें और सामने आती हैं, जैसे कि कंपनियों द्वारा दान देना। कंपनियां राजनीतिक दलों को दान करती थी जिससे कॉरपोरेट डोनेशन कहा जाता था। माफ कीजिएगा, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियां अपने कुल लाभ का एक निश्चित प्रतिशत राजनीति में दान कर सकती थी। अन्य स्रोत राजनीतिक दलों का चंदा का अन्य स्रोत क्या था, जैसे राजनीतिक दल विभिन्न आय स्रोत से धन प्राप्त कर, जैसे पार्टी सदस्यता, पार्टी फंडिंग, इस तरह से विदेशी योगदान, इस तरह से कई सारे राजनीतिक दल अलग अलग जगह से पैसे अपने राजनीतिक यूज के लिए जगह जगह से पैसा लेते थे। चलिए इसके समझते हैं कि आखिर में इसमें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी और सरकार को किन कारणों से लेना पड़ा। अभी आप देखेंगे सन 2018 के बाद से अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करती है। तो इसका पर्पज ये था कि भाई चंदे के रूप में जो पैसा राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है उसको किसी न किसी हद तक एक पारदर्शिता तरीके से लेना। पर अभी हाल ही में 3 से 4 साल के दौरान, मतलब मैंने बताया कि 18 में इसकी शुरुआत हुई और आप देखिए कि 19 आज 24 है, 24 आते इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट दिया कि जिससे हमेशा, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता थी उसको हमेशा एक सर्वोच्च जो पायदान पे रहती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसको हमेशा बरकरार रखती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कोई पारदर्शिता है या नहीं है, आप पेपर लेके आओ तो पता चले कि किस पार्टी को कितना फंडिंग गया है। एक सबसे बड़ा ये था। अच्छा, मैं इसको और एलोबरेट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके इशू बता देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंधित एक मुख्य समस्या है इसकी पारदर्शिता की कमी का। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वित्तीय साधन होने के साथ साथ अभी सबसे बड़ी जो समस्या देखी जा रही है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को मिल रहा है, अभी प्रेजेंट जो विभिन्न पार्टियों का पैसा मिल रहा है उसमें से अराउंड मोर देन 90% जो मनी है, अराउंड 90% मैं कह सकता हूं जो पैसा है, केवल एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। बाकी लोगों को पैसा इसमें केवल कुछ मात्र ही गए हैं। अच्छा, इससे क्या नुकसान हो सकता है, पहले क्या प्रक्रिया थी, अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी कैसे होता था पहले कौन किसको, जैसे मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं
इसे मान के चलिए कि मेरी कंपनी कोई ए है, मैं कोई बी पॉलिटिकल पार्टी को मैं चंदा देना चाह रहा हूं, लेकिन भले मैं उस पार्टी को पसंद करता हूं, भले मेरी आइडियोलॉजी से वो पार्टी मैच करती है, या XYZ जो भी मैं हूं, चाहे मैं कंपनी हूं, चाहे पर्सनल एंटिटी हूं, या XYZ मैं कोई अपना व्यापार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टी बी को मैं चंदा दे दूं ताकि ये ग्रोथ करे, क्योंकि ये मेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर वो पार्टी सत्ता में नहीं है तो जिसके पास सत्ता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये पार्टी को चंदा पर्टिकुलर आदमी ने दिया है, तुरंत उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो है क्या बोलते हैं, उस कंपनी को अलग अलग माध्यमों से डराया धमकाया जा सकता है। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए सरकार ने सन 2018 में इसकी शुरुआत की थी, और आज यही इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय राजनीति का सबसे विवादित मुद्दा बनता जा रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए अगले कुछ और सीरीज में हम इसको, और अभी ये हमने इंट्रोडक्शन दिया है, अगले कुछ और टाइम में हम इसको और एलोबरेट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।